नमस्कार आदाब दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन बड़ी खबरें जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। मौसम का बदला मिजाज, यूपी में आज से फिर मानसून की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद। दोस्तों फ्लोर टेस्ट के बाद बोले अजीत पवार, इतिहास गवाह, शिवसेना से बगावत करने वालों का साथ जनता नहीं देती। दोस्तों दिल्ली में बढ़ेगी विधायकों की सैलरी, विधानसभा में पारित हुआ प्रस्ताव। दोस्तों सपा नेता आजम खां की बड़ी मुश्किलें, जोहर यूनिवर्सिटी में फंडिंग को लेकर बेटे और पत्नी से ईडी करेगी पूछताछ। दोस्तों बरेली में शिव भक्तों को नहीं करना होगा इंतजार, हर 20 मिनट में मिलेगी बस। दोस्तों कवि कुमार विश्वास को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से राहत, अगली सुनवाई 22 अगस्त को। दोस्तों बकरीद पर दरगाह आला हजरत की अपील, बकरीद पर नालियों में न बहने दे गंदगी, मोहब्बत और इंसानियत का दे पैगाम। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जहां दोस्तों बढ़ते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, आपको बता दें मौसम का बदला मिजाज, यूपी में आज से मानसून की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद। दोस्तों यूपी मानसून सोमवार से रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक झांसी, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, मेरठ के साथ पूर्व उत्तर प्रदेश के जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं सीतापुर में अलग अलग स्थानों पर रविवार की दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से दंपत्ति सहित 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। दोस्तों प्रशासन ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। शनिवार को राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, पर रविवार को बादल रूठे रहे। दोस्तों रविवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 7 बजे तक 1-2 जगह पर छोड़कर कहीं कहीं बारिश हुई है। दोस्तों पूरे राज्य में रविवार को भारी बारिश औसम रही। बता दें तापमान में भी 1-2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को सबसे ज़्यादा 10 मिलीमीटर बारिश चुरके के रिकॉर्ड कर ली गई है। दोस्तों झांसी और गोरखपुर में ना के बराबर बौछारें पड़ी हैं। लखनऊ, आगरा, लखीमपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, कानपुर, गोरखपुर, बांदा जिलों में बस बादलों की आवाजाही रही है। दोस्तों गोरखपुर जिले में 29 जून से शुरू हुई बारिश और पहाड़ों पर बरस रहे पानी से नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें फ्लोर टेस्ट के बाद बोले अजीत पवार, इतिहास गवाह, शिवसेना से बगावत करने वालों का जनता साथ नहीं देती। दोस्तों फ्लोर टेस्ट में शिंदे फडणवीस सरकार द्वारा बहुमत हासिल करने के बाद अलग अलग नेताओं ने शिंदे बीजेपी सरकार को आगे के सफर के लिए बधाई देने की शुरुआत कर दी है। दोस्तों एनसीपी से विपक्ष नेता अजीत पवार ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस का भाषण हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उनके भाषण में बहुत जोश होता है, लेकिन अब आप में जो जोश दिखाई देता है, आज ऐसा लगता है कि एक नेता नहीं एकनाथ शिंदे के वकील बोल रहे हों। दोस्तों पिछले 2.5 सालों में आप सीएम से विपक्षी नेता बने, विपक्षी नेता से डिप्टी सीएम बने, 2.5 साल और 3 पद, ऐसा नसीबवान मैंने आज तक नहीं देखा। आप शिंदे साहब की तारीफ में बहुत कुछ कहा, लेकिन जब उनके इतनी योग्यता थी तो आप उन्हें अपने मुख्यमंत्री का काल के दौरान एक विभाग क्यों नहीं दिया। दोस्तों अजीत पवार ने कहा कि शिंदे साहब आप अभिनंदन तो करूंगा, लेकिन ये भी कहूंगा कि सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन हम अपने साथ वालों के लिए उनके साथ किस तरीके से रिश्ते निभाते हैं ये भी नोटिस होता है। दोस्तों इतिहास गवाह की बगावत करने वालों के साथ शिवसेना के मतदाता नहीं जाते। अब तक जितने लोगों ने शिवसेना से बाहर कदम रखा है उन्हें चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। दोस्तों अजीत पवार ने कहा कि राज्यपाल पिछले 1.5-2 साल से बिल्कुल निष्क्रिय दिखाई दे रहे थे। 12 एमएलसी सूची में अब तक हस्ताक्षर करने का उन्हें टाइम नहीं मिला। अब महामहिम अचानक सक्रिय हो गए हैं, धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। दोस्तों अजीत पवार ने कहा कि ये भी सोचने वाली बात है कि उनके पास एक सुच्चा विधायक है, उनके सीएम नहीं बनते और 40 विधायकों को उसके साथ लेकर कोई सीएम बन जाता है। ये कैसी परंपरा है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मैं निमित्त मंत्री रहते हुए शिंदे साहब के नगर विकास विभाग में 12,000 करोड़ का फंड दिया, गुलाब राव पाटिल को 350 करोड़ दिए, दादा भूसे को 750 करोड़ रुपए दिए। शिंदे साहब पर यह भी आरोप लगाया कि महाविकास आघाड़ी सरकार में फंड के बंटवारे को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। दोस्तों शिवसेना से बगावत करके शिंदे गुट में आने वाले विधायकों को अजीत पवार ने कहा है कि गुवाहाटी में आपको दिखाई दे रहा था, वह क्या जंगल है, क्या वादी है, क्या होटल, क्या खाना, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, बड़े नेता कल को एक हो जाएंगे, आप ठग जाएंगे, ये रास्ता सही नहीं था। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें दिल्ली में बढ़ेगी विधायकों की सैलरी, विधानसभा में पारित हुआ प्रस्ताव। दोस्तों दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो गया है।
जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए एक विधेयक पेश किया था। दिल्ली विधानसभा में विधायकों की सैलरी का प्रस्ताव पारित हो गया। दिल्ली विधानसभा के सदस्यों के वेतन में संशोधन को लेकर दिल्ली के विधि, न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री कैलाश गहलोत ने सदन के सामने विधानसभा में मंत्रियों, विधायकों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक और नेता प्रतिपक्ष के वेतन, पेंशन और भत्ते में संशोधन से जुड़े 5 विधेयक और पेश किए थे। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में मंत्रियों, विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, नेता विपक्ष पर शामिल हैं। 5 बिल सदन के सामने पारित हो गए हैं। अब इन पर चर्चा होगी। दोस्तों, विधेयकों पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा है कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी और पेंशन बहुत कम है, हर साल बढ़े सैलरी। अनिल वाजपेयी ने कहा कि हमारे अंतरिम मतभेद कैसे भी हों, लेकिन सैलरी बढ़ोतरी के मुद्दे पर हमने हमेशा बढ़ोतरी के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हम विधायकों की सैलरी 12,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई, जो काफी कम है। ये कम से कम 50,000 होनी चाहिए। मीटिंग हमें अब तक 1,000 रुपये मिलते थे, जिसमें 1,500 किया जाता था। वे कम से कम 2,000 होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद दिल्ली के विधायकों का पेंशन भी काफी कम है, ये मात्र 7500 है। ये कम से कम 50,000 होना चाहिए। दोस्तों, विधानसभा में वेतन, भत्तों और पेंशन बढ़ाने के विधेयकों पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि 2015 में विधायकों की सैलरी बढ़ी भी नहीं थी, लेकिन दिल्ली मीडिया से छापा कि सैलरी 2,10,000 हो गई, जबकि हुई नहीं थी। लोग हमसे कहते हैं कि आपका वेतन तो लाखों में है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में विधायकों की सैलरी 12,000 है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे ईमानदारी से काम करें। कई देशों का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां विधायकों को लाखों रुपए मिलते हैं। सौरभ ने बाकी आम आदमी पार्टी विधायकों की बात का समर्थन करते हुए कहा है कि विधायकों के डाटा ऑपरेटर की संख्या 2 से 4 कर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फॉर्म बहुत सारे हैं। दोस्तों, इधर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में नई कार खरीदने के लोन पर ज्यादा ब्याज देने का मामला उठाया है। आम आदमी पार्टी विधायक विशेष रवि के बाद संजीव झा ने कहा कि 2015 में हमने सैलरी भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस प्रस्ताव के अनुरूप बढ़ोतरी नहीं हुई। दूसरे राज्यों को देखें तो तेलंगाना में 2,50,000, यूपी में 2,10,000, उत्तराखंड में 2,04,000 विधायकों को वेतन भत्ते मिलते हैं। दिल्ली में इन राज्यों की तुलना में कई गुना ज्यादा खर्च है। उसी खर्च के हिसाब से प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन जैसा दिल्ली के साथ होता रहा, ये प्रस्ताव केंद्र की राजनीति में भेड़ चढ़ाया गया। विधायकों को गाड़ी खरीदने पर 11% इंटरेस्ट देना पड़ता है, जबकि मार्केट में सामान्य इंटरेस्ट रेट 6 से 7% है। हम चाहते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट को खत्म कर दिया जाए। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें, सपा नेता आजम खां की बड़ी मुश्किलें। जौहर यूनिवर्सिटी में फंडिंग को लेकर बेटे और पत्नी से ईडी करेगी पूछताछ। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के रामपुर सदस्य विधायक आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बताया जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में फंडिंग को लेकर अब प्रवर्तन निदेशालय उनके बेटे और पत्नी से पूछताछ करेगा। दोस्तों, फिलहाल ईडी ने अब सपा विधायक के परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ईडी ने सपा आजम खां की पत्नी तजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम खां समन भेजा है और दोनों को अलग अलग तारीखों पर लखनऊ स्थित ईडी के जोनल मुख्यालय में पेश होने को कहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ईडी ने दोनों पर 15 जुलाई से पहले पेश होने को कहा है। दरअसल आजम खां पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, जिस पर ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं जब आजम खां सीतापुर की जेल में बंद थे, तब ईडी से अफसरों ने उनसे जेल में उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी। वहीं अब इस मामले में आजम खान और उनकी पत्नी और बेटे को तलब किया गया है। बताया जा रहा है कि ईडी फंड जुटाने और विश्वविद्यालय के नाम पर ट्रांसफर किए गए पैसे के बारे में पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग राहत मामला दर्ज किया था। हालांकि आजम खां का कहना है कि ये मामला उनसे दुश्मनी के कारण दर्ज किया गया है। दोस्तों, ईडी का कहना है कि रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के काफी पैसा आया था और इसका जवाब आजम खां नहीं दे सके। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खां और उनके परिवार के लोग प्रबंधन में शामिल हैं, जिसके कारण उनको तलब किया गया। दोस्तों, लिहाजा अब ईडी ने आजम की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को पूछताछ के लिए बुलाया है। जानकारी के मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर फंड ट्रांसफर के अलावा आजम के खिलाफ दर्ज आय से अधिक की संपत्ति के मामले में भी पूछताछ की जानी चाहिए। दोस्तों, फिलहाल जेल से बाहर आने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और वह आजम 27 फरवरी 2020 से यूपी की सीतापुर जेल में बंद थे। आजम खान पर राज्य में योगी सरकार के गठन के बाद कानूनी शिकंजा कसा गया था और उन पर कुल 89 मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद उन्हें रामपुर की सीतापुर जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें, बरेली में शिव भक्तों को नहीं करना होगा इंतजार, हर 20 मिनट में मिलेगी बस।
दोस्तों, रावण मास में कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों को हरिद्वार जाने के लिए हर 20 मिनट बाद रोडवेज मिलेगी। क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज R.K. त्रिपाठी ने सभी ARM के लिए निर्देश दे दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, क्षेत्रीय प्रबंधन ने कांवड़ियों को सुरक्षित और सुगम सफर कराने के लिए 150 बसों को आरक्षित किया है। अगले शुक्रवार को इनका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक R.K. त्रिपाठी ने बताया कि कांवड़ियों को सुरक्षित और सुगम सफर कराने के लिए 150 अतिरिक्त बसों को चलाया जाएगा, जिसमें कांवड़ियों को किसी प्रकार से दिक्कत न हो। इतना ही, मुख्यालय की ओर से बरेली रीजन को कुछ नई बसों भी मिली। अगर इसी माह ये बस मिलती है तो उन्हें भी हरिद्वार रूट पर लाया जाएगा। इससे कांवड़ियों को काफी राहत मिलेगी। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें, कवि कुमार विश्वास को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत। अगली सुनवाई 22 अगस्त को। दोस्तों, करीब 2 महीने पहले मशहूर कवि कुमार विश्वास की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने अब तब सोमवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। कुमार पर रोपड़ पुलिस थाने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने पर केस दर्ज हुआ था। दोस्तों, रोपड़ थाना सदर में आम आदमी पार्टी के नेता ने केस दर्ज करवाया था कि वे समर्थकों के साथ लोगों की शिकायत हल कराने जा रहे थे। तब कुछ नकाबपोश लोगों ने घेर कर उन्हें खालिस्तानी कहा। आप आदमी पार्टी नेता का दावा है कि ये तब सब हुआ। आम आदमी पार्टी नेता का दावा है कि ये सब तब हुआ जब कुमार विश्वास अलकलंबा से केजरीवाल के अलग वीडियो को संबंध होने के लिए आरोप लगाया कि अब मशहूर कवि कुमार विश्वास को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से कुमार विश्वास की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक 22 अगस्त तक जारी है। दोस्तों, इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। इससे पहले पंजाब पुलिस कुछ दिन पहले कुमार विश्वास के गाजियाबाद स्थित घर पर पहुंची थी। कुमार ने खुद अपनी तस्वीर ट्वीट की थी, जिसके जरिए उन्होंने CM भगवंत मान को आगाह किया था कि जिस व्यक्ति को कहने पर वे ऐसा कर रहे हैं, वे पंजाब मोन को धोखा देगा।